जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है जजमेंट चैप्टर 27, जिसमें कि 353 से लेकर 355 तक हमने पढ़ लिया है। आज हम जानेंगे 356 CRPC, ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली convicted offender. Clause 1. When any person having been convicted by a court in India of an offence punishable under Section 215, Section 489A, Section 489B, Section 489C, or Section 489D, or Section 506 insofar as it relates to the criminal intimidation punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both of Indian Penal Code, or of any offense punishable under chapter 12, 16, 17 of that code. That code का मतलब यहाँ पर इंडियन पेनल कोड है. With imprisonment for a term of 3 years or upward is again convicted of any offense punishable under any of those sections or chapter with imprisonment for a term of 3 years or upward by any court other than that of a magistrate of the second class. Such court may, if it thinks fit, at the time of passing a sentence of imprisonment on such person, also order that his residence, any change of or absence from such residence after release be notified as hereinafter provided for a term not exceeding 5 years from the date of the expiration of such sentence. जहाँ पर फुल स्टॉप होगा वहीं पर इसका मतलब क्लियर होगा, इसीलिए जहाँ पर फुल स्टॉप आता है हम वहाँ तक पढ़ते हैं. तो आइए इसका मतलब जानते हैं. ये बोल रहा है जितना भी सेक्शंस हमने पढ़ा है वो, और चैप्टर 12, 16, 17 आईपीसी का जो है उसके तहत जो व्यक्ति रिपीटेड ऑफेंडर है, यानी कि वही अपराध जो सेक्शंस हमने पढ़ा वो और जो चैप्टर, वो दोबारा से वैसा ऑफेंस करता है और उसका सजा जो है वो 3 साल से अधिक का है. ये मिनिमम बात बता रहा है यहाँ पर कि 3 साल से अधिक का सजा होता है चैप्टर 12, 16 और 17 में. अगर है तो वैसे ही ऑफेंस को यहाँ पर देखा जाएगा. और वो दोबारा से कन्विक्टेड होता है सेम ऑफेंस के लिए, तब उस व्यक्ति को अगर कोर्ट चाहे, जब वो सेंटेंस पास कर रही होती है कोर्ट, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ये ऑर्डर दे कि यह व्यक्ति जब छूटेगा, यानी कि जब इसका सजा कंप्लीट हो जाएगा, उसके 5 साल तक यह व्यक्ति अपना आता पता बताता रहेगा, यानी नोटिफिकेशन देता रहेगा कि आज हम यहाँ हैं, मेरा रेसिडेंस चेंज हुआ है, या फिर आज हम कहाँ हैं, यानी कि जिस जगह पर उसका परमानेंट एड्रेस होगा, जहाँ पर वो रहेगा, वो उसको नोटिफाइड करना होगा. अगर चेंज भी करेगा तो भी नोटिफिकेशन देना होगा किसको, कोर्ट को. अब ये कितने साल तक के लिए होगा ये ऑर्डर में लिखा होगा, लेकिन मैक्सिमम 5 साल तक के लिए हो सकता है, 5 साल से ज़्यादा के लिए ये नहीं हो सकता है. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. 2. The provision of subsection 1 with reference to the offence named therein apply also to criminal conspiracy to commit such offences and to abatement of such offence and attempt to commit them. जितना भी offences हमने क्लॉज 1 में पढ़ा है, वो जितना भी ऑफेंस है उस ऑफेंस को कमिट मतलब एबेट करने के लिए, यानी उसकाने के लिए, वैसे ऑफेंस के लिए अगर कोई उसकाता है तब, या फिर अटेम्प्ट कर देता है, प्रयास करता है तब, या उसके लिए षड्यंत्र करता है तब भी वह क्लॉज 1 लागू होगा. 3. If such conviction is set aside and appeal or otherwise, such order shall become void. अब यदि अपील में जाता है, वो कन्विक्शन जो उसको दिया गया है वो अपील में उसको खारिज कर दिया जाता है, यानी अपील को मान लिया जाता है और सही ठहराया जाता है, और उसका जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, यानी खत्म कर दिया जाता है, तो जो ऑर्डर है ऊपर में दिया गया वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि वर्थलेस हो जाएगा, यानी कि उसका कोई काम नहीं है, वो बर्बाद हो गया, वो लागू नहीं होगा. 4. An order under these sections may also be made by an appellate court or by the high court or a court of session when exercising its power of revision. इसमें कहा जा रहा है कि ये जो ऑर्डर है ये एपिलेट कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा भी दिया जा सकता है. कब? रिवीजन में. और रिवीजन का मतलब क्या होता है? ये रिवीजन एक कोर्ट का पावर होता है, अपर कोर्ट का, कि वो किसी भी केस को अपने पास बुला सकता है कि आपका जुडिक्शन नहीं था फिर भी आपने ऐसा कर दिया, जो भी वो दोबारा जांच करने के लिए बुला सकता है. ये हायर कोर्ट का पावर होता है, तब भी वह यह ऑर्डर दे सकता है. ये हाई कोर्ट का पावर है, अपीलेट कोर्ट का पावर है और सेशन कोर्ट का पावर है. 5. The state government may by notification make rule to carry out the provisions of this section relating to the notification of residence or change or absence from residence by released convicts. यह स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर ऐसा रूल बना सकता है, प्रोविज़न बना सकता है कि वो जो रेसिडेंस है कि वो कैसे, कहाँ है, क्या पता देगा, कैसे चेंज करेगा, इसके मामले में
या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी रूल बना सकता है, यानी कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड, रेसिडेंस से जो है उससे रिलेटेड कोई भी रूल स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है। 6. Such rule may provide for punishment for the breach thereof, and any person charged with a breach of any such rule may be tried by magistrate of competent jurisdictions in the district in which the place last notified by him as his place of residence is situated. या 6 बोल रहा है कि अगर कोई इस रूल का वायलेशन करता है जो हमने ऊपर पढ़ा, तब उसका ट्रायल कहाँ चलेगा? तो उसका ट्रायल जो है वो मजिस्ट्रेट, जिसका जुडिक्शंस होगा वो मजिस्ट्रेट उसका पनिशमेंट करेगा उसको, किसके लिए? ब्रीच करने के लिए, यानी कि जो अपराध उसने किया है उसके लिए। तो और कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, यानी कि जुडिक्शन जो है वो किसका होगा? वो उसका होगा जहां वो लास्ट रहा है, यानी कि लास्ट जब वो दिया था कि मैं यहाँ रहता हूँ, नोटिफाइड किया था, वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होगा वो कॉम्पिटेंट जुडिक्शन में आएगा, वो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट होंगे इस केस को देखने के लिए। यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है। 357 ऑर्डर टू पे compensation. Clause 1. When a court impose a sentence of fine or a sentence including a sentence of death of which fine forms a part, the court may, when passing judgment, order the whole or any part of the fine recovered to be applied. इसमें कहा जा रहा है कि कंपेंसेशन जब कोर्ट इम्पोज करता है कोई ऐसा सेंटेंस और उसके साथ जिसमें कि फाइन भी हो, ठीक है, यानी सेंटेंस इम्पोज कर रहा है और उस सेंटेंस का जो पार्ट है वो फाइन भी हो, अगर किसी को डेथ सेंटेंस भी दिया जा रहा है उस ये भी यहाँ पर इंक्लूड है, उसमें भी फाइन हो सकता है, उसका प्रॉपर्टी बेचकर पैसा लिया जा सकता है। of which fine forms a part, the court may when passing judgment order the whole or any part of the fine recovered to be applied. अब इसमें कहा जा रहा है कि जब फाइन के लिए ऑर्डर करेगा, इम्पोज करेगा, तो कोर्ट यह भी ऑर्डर कर सकता है साथ में कि उसको कहाँ पर अप्लाई किया जाए, यानी कि वो जो उससे जुर्माना लिया जाएगा वो कहाँ पर अप्लाई होगा, यानी कि कहाँ पर रखा जाएगा, किस बात में खर्च होगा। ए इन डिफ्रेइंग द एक्सपेंस ऑफ प्रॉपर्ली इनकर्ड इन द प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके से जो फाइन लिया जाएगा वो जितना भी खर्चा हुआ प्रोसिक्यूशन में, यानी कि केस को चलाने में जितना खर्चा हुआ उसमें लगा दिया जाए। बी इन द पेमेंट टू एनी पर्सन ऑफ कंपनसेशन for any loss or injury caused by the offense when compensation is in the opinion of the court recoverable by such person in a civil court. अब जो पेमेंट है उस व्यक्ति को कंपेंसेशन के रूप में दिया जाए जिस व्यक्ति को उस ऑफेंस से लॉस हुआ है। अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट का ओपिनियन है, तो वो सिविल कोर्ट में जाकर रिकवर कर सकता है, यानी रिकवरेबल होगा कहाँ? सिविल कोर्ट में, यानी कि एग्जीक्यूशन कहाँ होगा? सिविल कोर्ट में। अगर कोर्ट को सही लगता है तो उसमें यूज कर सकता है। सी when any person is convicted of any offense for having caused the death of another person or having evited the commissions of such an offense in paying compensation to the person who are under the fatal accidents entitled to recover damage from the person sentenced for the loss resulting to them from such death. इसमें कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति कन्विक्टेड हो रहा है किसके लिए, यानी किसी का डेथ कॉज हो गया, यानी कि कोई व्यक्ति मर गया, यानी वो मर्डर है, या फिर किसी को एबेट कर दिया और उस व्यक्ति को मरवा दिया, यानी वो व्यक्ति वहां पर मर गया, तब जो कॉम्पेंसेशन है तो वो फेटल एक्सीडेंट 1855 के अंदर वह इंटाइटल्ड होगा रिकवर लेने के लिए। किससे? जो भी मतलब लॉस डैमेज, मतलब जो भी सफर कर रहा है वो व्यक्ति किससे लेगा? जो व्यक्ति अपराधी है, यानी कि जिसको सेंटेंस सुनाया गया है वह व्यक्ति से वो पैसा ले सकता है। किसके तहत? फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के अंदर। D. When any person is convicted of any offense which include theft, criminal misappropriation, criminal breach of trust or cheating, or of having dishonestly received or retained, or of having voluntarily assisted the disposing of a stolen property, knowing or having reason to believe the same to be stolen in compensating any bona fide purchaser of such property for the loss of the same if such property is restored to the possession of the person entitled thereto. अब यदि व्यक्ति कन्विक्टेड किया जाता है कैसे ऑफेंस के लिए? थेफ्ट यानी चोरी के लिए, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन के लिए, अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, या चीटिंग करता है, या फिर वह व्यक्ति ऐसा है कि उसको मालूम है कि ये चोरी का सामान है और जानबूझकर उस व्यक्ति वो सामान ले लेता है, या तो उसको छुपा लेता है, वो जानता है कि ये चोरी का है फिर भी वो खरीद लेता है, या फिर उसको अपने पास रख लेता है,
और ये सब केस है तब उस व्यक्ति को सामान लौटाया जाएगा, ठीक है। जब सब सामान वापस मिलेगा तो उस व्यक्ति को सामान लौटाया जाएगा और उसका कंपनसेशन भी दिया जाएगा जितना उसको लॉस हुआ है उस सामान से, यानी उस सामान उसके पास ना होने से जो लॉस हुआ वो भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पर है क्लॉज 2, इफ द फाइन is imposed in a case which is subject to appeal, no such payment shall be made before the period allowed for presenting the appeal has elapsed, or if an appeal be presented before the decisions of the appeal। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो फाइन इम्पोज किया गया है, अब अगर वो उसका अपील है, यानी कि अपील हो सकता है, बहुत सारे केस का अपील नहीं होता है। अब ऐसा फाइन इम्पोज किया गया ऐसे केस में जिस केस का अपील हो सकता है, तो वह पेमेंट तब तक नहीं दिया जाएगा, अलाउड नहीं मतलब नहीं जमा किया जाएगा जब तक कि उसका अपील का टाइम ना खत्म हो जाए, और यदि वह अपील कर देता है तब उस अपील के डिसीजन आने तक यह फाइन नहीं दिया जाएगा। 3. When a court imposes a sentence of which fine does not form a part, the court may, when passing judgment, order the accused person to pay by a way of compensation such amount as may be specified in the order to the person who has suffered any loss, injury by a reason of the act for which the accused person has been so sentenced। अब यदि किसी व्यक्ति को सेंटेंस किया जा रहा है लेकिन फाइन उसका पार्ट नहीं है, यानी कि कोई ऐसा अपराध है लेकिन जिसमें कि सजा तो है लेकिन फाइन नहीं है, तब भी अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक्यूज्ड को बोल सकता है कि कंपनसेशन की तरह आप इस व्यक्ति को पैसा दीजिए, ऑर्डर में लिखेगा जितना भी लिखा होगा उतना पैसा देना पड़ेगा। कौन देगा, वह व्यक्ति जिसको सेंटेंस सुनाया गया है, वह व्यक्ति किसको देगा, जो केस जीत चुका है, यानी जिसको लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है वो। 4. Any order under this section may also be made by an appellate court or by the high court or court of session when exercising its power of revision। यह जो बात हमने थर्ड में पढ़ा, ये जो ऑर्डर है, सॉरी जो थर्ड में नहीं पढ़ा, ये जो ऑर्डर है ये एपिलेट कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा भी और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा भी दिया जा सकता है जब वह पावर इस्तेमाल कर रहे होंगे किसका, रिवीजन का। उसके बाद 5. At the time of awarding compensation in any subsequent civil suit relating to the same matter, the court shall take into account any sum paid or recovered as compensation under this section। अब इसमें कहा जा रहा है कि जब कंपेंसेशन दिया जा रहा होगा सब्सिक्वेंट सिविल सूट में, यानी सब्सिक्वेंट मतलब आगे वाला सिविल सूट, मतलब पीछे भी कुछ सूट हुआ है, सब्सिक्वेंट का मतलब ही हो गया आगे, इसका मतलब कुछ पीछे हुआ है, तो और सेम मैटर में है अगर केस, तो उस व्यक्ति से जब कंपेंसेशन दिया जाएगा तो उससे अगर कोई चीज पहले दिया गया है कुछ भी कंपेंसेशन, तो उसको भी जोड़ लिया जाएगा। ये नहीं कि 5 लाख यहाँ से भी ले लिया फिर 5 लाख आगे से भी ले लिया, ऐसा नहीं होगा। अगर 3 लाख है, अगर जितना आपने पहले ले लिया है उतना माइनस होकर ही आपको मिलेगा। अब 357A हमने पढ़ लिया है, उसके बाद 357B हमने नहीं पढ़ा है, आइए पढ़ लेते हैं। कंपनसेशन टू बी इन एडिशन टू फाइन अंडर सेक्शन 326A और सेक्शन 376D ऑफ इंडियन पेनल कोड। अब the compensation payable by the state government under the section 357A shall be addition to the payment of a fine to be victim under section 326A और 376D of the Indian Penal Code। इसमें कहा जा रहा है कि जो एसिड अटैक है, एसिड अटैक के जो केस होता है उसमें व्यक्ति जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्स्ट्रा पैसा देगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसा का मतलब है यहाँ पर कोर्ट उसको बोला था कि फाइन है, मान के चलिए सजा है 5 लाख रुपए उसको देना है, ठीक है। जब उसको 5 लाख रुपया देना है तो 5 लाख रुपया तो वो देगा ही, और प्लस में स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देगा। कौन से केस में, जब उसके साथ एसिड अटैक हुआ है तब, या फिर रेप हुआ है उसके साथ, कौन किया है, मेडिकल स्टाफ, यानी कि हॉस्पिटल में अपने पोजीशन का फायदा उठाते हुए अगर कोई किसी के साथ उसका दुरुपयोग करता है तो 376D लगता है। तब जो कंपनसेशन होगा वो सरकार फाइन के अलावा भी देगा, फाइन तो देगा ही प्लस उसमें और भी एडिशन कर उसको कंपनसेट करेगा। अब है 357C ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स, और चाहे सभी अस्पताल पब्लिक हो, प्राइवेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता हो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता हो, लोकल बॉडीज के द्वारा चलाया जाता हो, या अदर पर्सन के द्वारा चलाया जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता हो पर हॉस्पिटल होना चाहिए, वह बात है इस सेक्शंस के अंदर कि उसको फ्री एड देना पड़ेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
विक्टिम कैसा होना चाहिए, 326 से यानी कि एसिड अटैक होना चाहिए। 376 रेप का विक्टिम होना चाहिए। 376 ए का मतलब अगर जुडिशियल सेपरेशन में अपनी के वाइफ के साथ ही है फिर भी जबरदस्ती करता है तो भी वह एक ऑफेंस है, उसके अंदर भी मेडिकल फ्री में मिलेगा। 376 बी यानी कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा यानी पुलिस के द्वारा भी अगर कोई ऐसा कृत्य किया जाता है अपने पद और ओहदा का फायदा उठाते हुए तब भी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मतलब फर्स्ट एड फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके बाद 376 सी यानी कि जेल स्टाफ, कोई जेलर है, जेल में है, रिमांड होम है, उसमें भी अगर कोई अपने ओहदे का फायदा उठाकर कोई गलत काम करता है तब भी उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। 376 डी हॉस्पिटल स्टाफ यानी हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति है उसके साथ अगर ऐसा घटना होता है अपने ओहदे, एक मिनट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, हम जितना भी चीज़ पर है अपने ओहदा का फायदा उठाते हुए करता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, फायदा उठाता है, मैनिपुलेट करता है आदमी को, ये सब यहाँ पर एक तरह से ये बहुत वाइड टर्म है, हम उतना अभी यहाँ पर बात नहीं कर पाएंगे। तो 376 डी ए बोलता है यानी कि एक से अधिक व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है और लड़की 16 साल से नीचे की है तो, यानी 16 साल से नीचे की है तो 376 डी बी यानी कि वो 12 साल से लड़की नीचे की और एक से अधिक व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो 376 मतलब ई रिपीट रेप यानी कोई दोबारा रेप का ऑफेंस करता है तो हालांकि पहली बार ही अगर साबित हो जाता है तो फिर दोबारा वो बाहर ही नहीं निकलता है, लेकिन यदि निकल भी गया और रिपीट हो गया तो वह व्यक्ति का दो ही सजा है, पहला या तो अब जितना भी उसका लाइफ बचा है वो जेल में रहेगा या फिर उसका डेथ सेंटेंस होगा यानी फांसी होगा। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। 358 हमने कर लिया है, 359 से लेकर और 365 तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जय हिंद।